हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। इससे पहले हम जो है वो अम्ल और क्षार के बारे में जो है वो पढ़ चुके। अब जो है वो लवण पे चलते हैं अपन। तो लवण, जैसा कि पहले जो है वो हमने पढ़ा है कि लवण जो है वो उदासीनीकरण प्रक्रम के द्वारा जो है बनते हैं, जिसमें अम्ल व क्षार आपस में जो है वो क्रिया करते हैं, जिससे लवण और जल जो है वो बनता है। तो इन लवण के बारे में जो है वो अधिक जानते हैं इस पार्ट के अंदर। तो लवण परिवार जो है वो किसे कहा जाएगा, तो हमने जो है वो देखा कि जो लवण जो बनते हैं वो अम्ल व क्षार जो है वो उन दोनों के मिलने से बनते हैं। उनके अंदर जो मूलक है वो मूलक आपस में जुड़ते हैं और जिससे जो है वो लवण बनते हैं। तो ये लवण जो है ऐसे लवण जिनके अंदर जो है वो मूलक जो होंगे वो मूलक धन मूलक हो या ऋण मूलक हो, वो समान है अगर, तो वो सब मिलकर के एक लवण परिवार जो है कहलाएगा। तो वे लवण जिनमें समान धन या ऋण मूलक जो वो पाए जाते हैं वो मिलकर के जो है वो लवण परिवार जो वो बनाते हैं। जैसे कई सारे अलग अलग फैमिली जो है वो अपन लिख सकते हैं, जैसे कि सोडियम लवण की बात करें, सोडियम लवण परिवार की, तो इसके अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, तो इन सब में जो है वो धन मूलक जो है वो सब में समान है सोडियम। तो इसलिए ये सब मिलकर के सोडियम फैमिली जो वो बनाएंगे, सोडियम का लवण परिवार बनेगा। इसी तरह से अगर जो वो ऋण मूलक का एग्जांपल ले तो क्लोराइड जो वो फैमिली जैसे देखे हम, तो इसमें सब में जो क्लोरीन जो है ऋण मूलक के रूप में मिलता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, तो इन सब में जो है वो क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो मिल रहा है। तो इसलिए इसको जो है वो क्लोराइड लवण परिवार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये थे लवण परिवार जिनमें धन मूलक या ऋण मूलक समान हो, वे सारे मूलक, वे सारे जो है वो लवण मिलकर के लवण परिवार बनाते हैं। अब इन लवण का निर्माण जैसा अभी बताया था कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं जिससे लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया जो वो नाम दिया जाता है। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो एक ऊष्मा क्षेपी जो वो प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन जो होगा, और इस प्रक्रम के अंदर बने हुए जो लवण है उन लवण का पीएच जो होगा वो पीएच जो वो निर्भर करेगा कि वो लवण किस किस अम्ल और किस क्षार से जो वो बन रहा है। तो उसके आधार पर जो वो उसका पीएच जो वो निर्धारित जो होगा। अगर जो वो लवण बनाने के अंदर भाग लेने वाला अम्ल जो वो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग जो वो एसिड है, और क्षार भी प्रबल है, तो दोनों में से जो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर के जो वो जल बना लेंगे। तो उस विलयन के अंदर जो लवण बनेंगे वो लवण जो उसमें ना तो हाइड्रोजन आयन बचेंगे ना ही जो हाइड्रोक्साइड आयन बचेंगे, इसलिए वो जो वो उदासीन जो वो लवण बन जाएगा। वो जैसे कि अगर एग्जांपल अपन देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल जो वो अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों ही प्रबल है, तो बनने वाला जो लवण है, यहाँ से सोडियम यहाँ से क्लोरीन दोनों मिलकर के जो वो नमक बनाएंगे जो कि उदासीन होगा। उसका पीएच जो है वो लगभग 7 जो होगा। तो ये उदासीन जो वो लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा। इसी तरह से अगर हम जो वो अम्ल जो वो प्रबल लेवे लेकिन दुर्बल क्षार के साथ में उसकी क्रिया करवाई जाए, तो अभिक्रिया के दौरान जो है वो कुछ हाइड्रोजन आयन जो बचे रहेंगे जो कि उस लवण को जो वो अम्लीय जो वो बनाने का काम करेंगे। तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, वो अम्लीय रहेगा, साथ में जल बनेगा। जैसे कि उदाहरण अपन बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल क्षार की अभिक्रिया अगर हम प्रबल अम्ल से करवाएं, अम्ल HCl जो कि अभी बताया प्रबल अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक तरह का जो है वो अम्लीय जो वो लवण है। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से अमोनियम NH4, यहाँ से Cl। इसी तरह से अगर जो हम दुर्बल अम्ल लेवे और प्रबल क्षार के साथ में उसकी जो अभिक्रिया करवाए, तो अम्ल जो कि जो वो दुर्बल है और प्रबल क्षार है, तो बनने वाले लवण के अंदर जो प्रबल होगा उसी के गुण जो वो आएंगे, यानी कि क्षारीय गुण जो वो आ जाएंगे। तो जैसे कि उदाहरण अगर अपन देखें तो एसिटिक अम्ल जो है, उस एसिटिक अम्ल जो है जो कि एक दुर्बल अम्ल है, हमने पढ़ा हुआ है दुर्बल अम्ल, तो इस दुर्बल अम्ल की क्रिया जो है वो अगर एक स्ट्रॉन्ग क्षार से करवाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाए जो कि प्रबल क्षार है,
तो ये आपस में क्रिया करके जो है वो यहाँ से CH3COO और यहाँ से Na, ये दोनों जो है वो सोडियम एसीटेट नाम का लवण जो है वो बनाएंगे। और ये सोडियम एसीटेट जो है वो एक क्षारीय लवण है। तो क्योंकि इसके अंदर हमने प्रबल क्षार लिया है, दुर्बल अम्ल लिया है, तो बनने वाला लवण क्षारीय लवण बनेगा। इसी तरह से अगर हम जो है वो दोनों ही दुर्बल ले रहे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और फिर से लवण बनेगा जो कि उदासीन होगा, जैसे कि एसिडिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वो ले रहे, तो अमोनियम एसीटेट जो लवण बनेगा वो अमोनियम एसीटेट जो है वो उदासीन लवण होगा। उसके अंदर ना तो अम्लीय गुण पाया जाएगा, ना ही जो वो क्षारीय गुण पाया जाएगा। तो इस तरह से जो वो बनने वाले लवण का पीएच जो वो निर्भर करेगा कि हम जो वो अम्ल कैसा ले रहे हैं, प्रबल अम्ल है या क्षार जो वो ले रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, तो ये जो वो लवण के पीएच की बात हुई। अब हम जो वो कई सारे लवण जो पढ़ेंगे। साधारण नमक, तो साधारण नमक से कई सारे रसायन जो हमें प्राप्त होते हैं। साधारण नमक जिसे हम खाने में यूज में लेते हैं, खाने का नमक, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है। तो इसे सामान्यतः प्रयोगशाला के अंदर जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की अभिक्रिया के द्वारा जो इसको जो बनाया जाता है। अब चूंकि जो यहाँ पर ये अभिक्रिया मैंने लिखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर के लवण बना रहे, नमक जो बना रहे NaCl, तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया द्वारा बन रहा है। तो इसलिए इसका पीएच मान जो है वो 7 होता है और ये उदासीन जो प्रकृति का होगा। लेकिन व्यावसायिक तौर पर इसको बनाने के लिए जो है वो इसे समुद्र के जल से या फिर खारे पानी की झील जो है वहां से जो है पानी को सूखा करके जो इसको जो है बनाया जाता है। लेकिन उस नमक के अंदर क्योंकि जो वो समुद्र के पानी या झील के पानी के अंदर NaCl के अलावा भी कई सारे लवण घुले हुए रहते हैं, तो वो सारी अशुद्धियों के रूप में जो वो इसमें पाए जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और भी कई सारी अशुद्धियां जो इसके अंदर जो होने की वजह से ये जो नमक मिलेगा वो जो भूरे रंग का जो होगा। फिर इसे शुद्ध करने के लिए उस प्राप्त नमक को जो है वो पहले संतृप्त विलयन जो वो बना लिया जाएगा और उस संतृप्त विलयन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है, जिससे शुद्ध नमक जो है वो अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे जो वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसे अलग कर दिया जाएगा। फिर इसका यूज जो है वो अगर देखें तो इसके यूज जो है वो सामान्यतः भोजन में हम जो है वो खाने में करते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी जो इसको जो उपयोग में लिया जाता है। कई जगह जो वो मांस, मछली, इनको जो वो सुरक्षित रखने में करते हैं। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी जो इसका उपयोग होता है। हिमीकरण मिश्रण जिसमें जो वो बर्फ जो होता है उसके अंदर जो वो नमक डालते हैं ताकि वो जो वो कम पिघले, तो उसको बोलते हैं हिमीकरण मिश्रण। इसको बनाने में भी जो वो बर्फ के अंदर नमक मिला रहे यहाँ पर यूज हो रहा है। इसके अलावा कई सारे रासायनिक पदार्थों के लिए कच्ची सामग्री की तरह जो वो काम में लिया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको विरंजक चूर्ण जो कहा जाता है। तो कई सारे रासायनिक पदार्थों में ये जो बनाने में काम में लिया जाएगा। तो देखते हैं इससे कौन कौन से जो वो रासायनिक पदार्थ जो वो हमें मिलते हैं। नमक से प्राप्त होने वाला पहला रसायन हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो वो साधारण नाम जो वो कास्टिक सोडा के नाम से मार्केट में जो वो उपलब्ध है। ये रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसको जो बनाने के लिए जो प्रक्रम काम में लिया जाता है उसे नाम दिया जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, एक जो हमें नमक जो है उसी नमक को जो वो घोल जो वो उसको विलयन बनाया जाएगा, संतृप्त विलयन एक तरह से उसका जो वो बना लिया जाएगा। नमक के घोल को ब्राइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्राइन जो है उसका विलयन जो वो बना लिया जाएगा और उस विलयन को जो वो हम एक किसी टैंक में जो वो प्रोवाइड किया जिसमें 2 इलेक्ट्रोड जो वो लगे हुए और उसको जो वो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के एनोड से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है और एक जो बैटरी से कैथोड जो वो जुड़ा हुआ है। इस टंकी के अंदर जो है वो इस टैंक में हम जो वो नमक का विलयन जो वो प्रोवाइड करेंगे और इस नमक के विलयन के अंदर जो फिर विद्युत धारा जो वो प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे ही हम जो विद्युत धारा जो वो प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया होगी, विद्युत अपघटन जो होगा इस विलयन का, और विद्युत अपघटन प्रक्रिया होने से जो है वो
तीन उत्पाद जो है वो बनेंगे, जिसमें से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस जो है वो बनेगी। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर जो है वो एक क्लोरीन गैस बन रही है और साथ ही साथ में क्षार जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो इसमें नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन प्रकरण के द्वारा ये बनेगा। अब क्योंकि इस प्रकरण में जो है एनोड पर क्लोरीन गैस व कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो है वो बनता है, अतः इस प्रकरण को क्लोर क्षार प्रक्रिया जो वो कहा जाता है। साथ ही साथ में कैथोड पर जो वो हाइड्रोजन गैस जो वो भी जो बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इस प्रकरण को जो अगर जो इस तरह से लिखा जाए तो ये नमक जो है उसको जो विलयन बना लिया अपना एक्वस सॉल्यूशन जो बना लिया उसको, तो नमक जब जो पानी के अंदर जो घुला हुआ रहेगा तो आयन के रूप में हमने जो पहले भी पढ़ा है, आयन के रूप में जो वो रहेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में जो आ जाएगा। जल जैसे ही जो वो जल के अंदर विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाएगी तो जल भी जो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में जो वो टूट जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये बने हुए आयन जो है वो आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ से सोडियम और OH आयन दोनों मिलकर के जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। साथ ही साथ में हाइड्रोजन जो आयन है वो जो मिलकर के जो है वो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और क्लोराइड आयन जो मिलकर के जो वो क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया जो विद्युत अपघटन के द्वारा जो संपन्न जो होती है। तो इस नमक और जल जो है वो दोनों आपस में क्रिया करेंगे, विद्युत अपघटन जो प्रक्रिया होगी इसमें। तो ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तीन उत्पाद जो बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब चूंकि हम जानते हैं क्लोरीन पर जो वो ऋण आवेश है, तो ये ऋण आवेश वाला जो है वो जो उत्पाद है वो जो बैटरी के जो वो प्लस वाला एनोड जो है उस पर जो है वो मुक्त होगा। तो बैटरी के प्लस वाला एनोड जो है यहाँ पर जो है क्लोरीन गैस जो है वो निकलेगी, जो कि यहाँ से प्राप्त होगी। हाइड्रोजन पर चूंकि जो धन आवेश है तो ये बैटरी के माइनस वाले जो है यानी कि कैथोड पर जो है वो ये मुक्त होगी और यहाँ से जो ये मिलेगा। और साथ ही साथ में बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है वो भी जो है हमें कैथोड जो है उसके पास में बनता है, तो इसे भी जो है यहाँ से प्राप्त जो है किया जाएगा, कैथोड वाली साइड से जो इसको प्राप्त किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो ये तीन रसायन जो बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इनके उपयोग क्या क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है कागज उद्योग के अंदर जो इसको कागज बनाने में काम में लिया जाता है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में इसको यूज में लिया जाता है। धातुओं पर जो ग्रीस जो लगाई होती है तो उस ग्रीस को हटाने में भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज में लिया जाता है। कृत्रिम रेशे जो होते हैं जैसे कि सिल्क उद्योग, तो उसमें भी जो इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल रिफाइनिंग में भी जो इसको काम में जो लिया जाता है। फिर हाइड्रोजन जो है उसके उपयोग, तो हाइड्रोजन जो है वो ईंधन के रूप में इसको जो वो यूज में लिया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है तो ईंधन के रूप में इसको काम में लेते हैं। मार्गारीन बनाने में काम में लेते हैं, उर्वरक बनाने के लिए अमोनिया की जरूरत होती है तो उसको निर्माण में भी जो हाइड्रोजन जो वो काम में ली जाती है। क्लोरीन गैस जो प्राप्त हो रही है जो हमको, उस क्लोरीन गैस के उपयोग जल पानी जो है उसको सफाई में, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह जो है उसमें जल को जो वो साफ करने में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा पीवीसी जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्लास्टिक है वो बनाने में, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बनाने में, पेस्टिसाइड्स जो वो बनाने के अंदर, और निर्जरमी कारक के रूप में भी जो इसको यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा जो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो है रसायन वो है विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, और इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र जो है वो है CaOCl2, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी जो नाम दिया जाता है। तो इसका निर्माण जो किस तरह से किया जाता है? इसका निर्माण जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण जो किया जाएगा शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है, जिसको हम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जो वो जानते हैं, तो इसको जो वो ये शुष्क रूप में जो होगा उसको जो वो लेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने जो है उस पर क्लोरीन गैस जो वो प्रवाहित करेंगे। तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से यहाँ से Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ से और Cl2 यहाँ से, CaOCl2, Ca एक O फिर Cl2, पीछे बचा हुआ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल का अणु बना लेंगे और ये विरंजक चूर्ण जो प्राप्त होगा। अब विरंजक हिंदी में जो इस नाम को अगर देखें तो वी मींस हटाना,
रंजक यानी कलर। तो ये जो है वो विरंजक चूर्ण ज्यादातर मुख्यतः जो है वो पदार्थों से रंग उड़ने का जो वो काम करेगा, रंग हटाने का काम किया जाता है इससे जो है वो। तो ये कई सारी जगह पर इनका उपयोग जो है वो होता है। कहां पर जो है वो वस्त्र उद्योगों के अंदर जो है, जैसे कि सूती वस्त्र, लिनेन वस्त्र जो उद्योग है उनके अंदर जो है वो उनके रंग जो है वो उड़ाने के अंदर, ताकि उन पर दूसरा रंग जो है वो जो भी लगाना है वो लगाया जा सके। इसी तरह से कागज उद्योग के अंदर जो है वो, तो कागज जो है वो जिन लकड़ियों से, पत्तों से इनकी लुगदी बनाकर, तो उस लुगदी से जो है वो पहले कलर जो है वो विरंजन किया जाएगा। तो कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी जो है उसके विरंजन है, तो इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री में, कपड़ों की सफाई में भी जो है इसको जो वो काम में लेते हैं। विरंजन में भी जो है इसको जो वो काम में लिया जाएगा। पीने के जल को जो वो रोगाणु मुक्त करने में भी जो इसको काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, जो वो पूछा जाता है कई बार। फिर प्रयोगशाला में इसको जो वो ऑक्सीकारक के रूप में, हमने पहले भी पढ़ा है ऑक्सीकारक, जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करे तो उनको कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो इनको जो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में जो वो यूज में लिया जाता है। अब ऑक्सीकारक के रूप में ये किस तरह से, या फिर ये विरंजन का कार्य कैसे करते हैं, तो इस विरंजक चूर्ण जो कि एक पीला जो वो पाउडर जैसा पदार्थ है जिसमें कुछ क्लोरीन की जो वो गंध जो वो आएगी, तो ये विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला रखते हैं तो ये जो वो क्लोरीन गैस जो मुक्त करता है, क्लोरीन गैस देता है। और ये क्लोरीन गैस जो वो जब जल के साथ में जो वो क्रिया करेगी, ये क्लोरीन गैस जो इस विरंजक चूर्ण से निकल रही है वो जल के साथ क्रिया करती है, तो दो HCl के अणु और साथ ही साथ में एक ऑक्सीजन का जो है वो परमाणविक ऑक्सीजन अणु नहीं दे रही है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन जो वो दे रही है। तो ये परमाणु के रूप में जो ऑक्सीजन है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, यही कारण है, यही जो है वो नवजात परमाणविक ऑक्सीजन जो है वो दूसरों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक के रूप में जो वो यूज में आती है, या फिर दूसरे पदार्थों के विरंजन के रूप में जो वो यूज में आएगी। ये ऑक्सीजन ही जो है वो दूसरों का मतलब विरंजन कर रही है और ऑक्सीकरण जो वो कर रही है। तो ये रंगीन पदार्थ, इसके साथ में ये ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगी, न कि क्लोरीन, है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इन रंगीन पदार्थों से रंगहीन पदार्थ यानी उनका विरंजन जो वो करेगा। तीसरा लवण है खाने का सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। साधारण नाम है खाने का सोडा और रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सूत्र, रासायनिक सूत्र इसका जो NaHCO3। अब इसको बनाने के लिए जो वो दो तरीके जो वो काम में लिए जाते हैं। साधारण जो हमारा खाने का नमक है, उस नमक से इसको जो वो बनाया जा सकता है। नमक का विलयन बना करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जो वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये नमक जल में इसको विलयन बनाएंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया जो वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे अमोनियम क्लोराइड यहाँ से NH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से जो वो लेकर के, एक हाइड्रोजन यहाँ से और Cl, और इस तरह से NH4Cl जो बनेगा। पीछे बचा हुआ Na, एक हाइड्रोजन H और ये ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो NaHCO3, यहाँ से सोडियम, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगा तो O3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो NaHCO3 मींस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बनेगा हमारा। दूसरा तरीका है जो सोडियम कार्बोनेट जो होगा, जिसको जो धावन सोडा भी जो कहा जाएगा, धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके भी इसको बनाया जाता है। तो धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल में इसका विलयन बना के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे, तो भी जो है वो दो अणु जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो प्राप्त होंगे। अब इसका उपयोग जो होगा अक्सर जो हमारे घरों के अंदर जो है वो खाने की चीजें जो वो पकोड़े वगैरह जो बनाने के अंदर इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो पकोड़े जैसे खाद्य पदार्थ बनाने में जो वो इसको सोडा जो वो मिलाया जाता है उसके अंदर जो है वो। इसके अलावा इसका यूज जो है वो बेकिंग पाउडर के अंदर जो है वो बनाने में, बेकिंग पाउडर को बनाने में जो इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर एक्चुअल में जो खाने का सोडा है, उस खाने के सोडे में जो है वो एक मंद जो है वो खाने का अम्ल जो वो मिला दिया जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और जो दुर्बल यानी मंद जो खाद्य अम्ल है, उन दोनों का मिश्रण जो वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। खाद्य अम्ल जो दुर्बल जैसे कि टार्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था, खाने का सोडा जो था, उसके अंदर टार्टरिक अम्ल मिला दिया तो इनका मिश्रण बन गया। तो ये मिश्रण जो वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। तो इसको बनाने में जो वो इसका उपयोग जो वो हो रहा है।
अब इसका उपयोग, बेकिंग पाउडर का उपयोग जो है वो केक, डबल रोटी, ब्रेड, ये सारी चीजें बनाने के अंदर जो है वो किया जाएगा। जब इस बेकिंग पाउडर को जो है वो खाद्य में जो है वो डाला जाता है, खाद्य पदार्थ के साथ में गर्म किया जाएगा या इसको जल में जो है वो विलीन जो बनाया जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है वो खाद्य पदार्थ में से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, जिससे जो खाद्य पदार्थ है वो जो वो फूल जाएगा, स्पंजी हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। जैसे कि डबल रोटी वगैरह होती है, केक वगैरह होती है, तो वो जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बुलबुलों के रूप में निकलने की वजह से वो फूलते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है वो इस तरह से, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन है, इसके अंदर जो HI मतलब अम्ल जो है वो जो हमने मिलाया है टार्ट्रिक अम्ल, उससे मिलने वाला जो है वो हाइड्रोजन आयन है। इन दोनों का मिश्रण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, जल दे रहा है और अम्ल का सोडियम लवण जो बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है वो एक खाद्य पदार्थ से बाहर निकलेगी और भोजन को जो है स्पंजी मुलायम बनाएगी। दूसरा इसका उपयोग, अगला उपयोग इसका जो है एंटासिड्स के रूप में। एंटासिड्स हमने पहले भी पढ़े हैं, प्रति अम्ल जिसको कहा जाता है, एसिडिटी को ठीक करने में जो औषधीय काम में ली जाती है। तो चूंकि जो है वो ये खाने का सोडा जो है वो एक दुर्बल असंक्षारक जो है वो लवण है, क्षारीय लवण है। और जब हमारे जो है वो आमाशय के अंदर, पेट के अंदर अगर ज्यादा एसिड जो वो बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा जो है वो निकल रहा है, तो उस समय जो है वो ये जो दुर्बल जो है वो असंक्षारक क्षारीय लवण है खाने का जो है वो सोडा, तो इसको जो है पानी में थोड़ा सा घोल के अगर जो पिएंगे तो ये क्षारीय लवण अंदर जाकर अम्ल से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा और बना हुआ अम्ल जो है वो उदासीन हो जाएगा और हमें जो है वो एसिडिटी से राहत मिलेगी। तो इस तरह से एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडा युक्त जो शीतल पेय है, सोडा वाटर पीने में जो काम में लेते हैं वो बनाने में, एंटीसेप्टिक जो होती है, मंद यानी दुर्बल, एक दुर्बल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इसको यूज ले सकते हैं। इसके अलावा अग्निशामन यंत्र जो होते हैं, अग्निशामन यंत्र, आग बुझाने के यंत्र, उसमें भी जो है वो इस सोडे को उपयोग करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जो वो आग बुझाई जाएगी, तो वहां पर भी इसका उपयोग होता है। अगला लवण जो है वो है हमारा धोने का सोडा, जिसको धावन सोडा भी कहा जाता है या सोडियम कार्बोनेट जो वो कहा जाता है, जिसको सूत्र है इसका जो वो Na2CO3 और 10 जो वो जल के अणु इसके साथ में जो वो रहेंगे। ये रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और साधारण नाम धोने का सोडा या धावन सोडा। इसका निर्माण जो है वो अपने खाद्य जो सोडा था, खाने का सोडा जो था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसी को जब जो वो गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जो वो प्राप्त होगा और वो सोडियम कार्बोनेट जल के अणु उसके साथ में पुनः जुड़ करके पुनः उसका मतलब पुनः क्रिस्टलीकरण जो होगा, जिससे जो वो धोने का सोडा जो वो प्राप्त होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब जो वो गर्म करते हैं, तो ऊपर भी हमने अभिक्रिया पढ़ी, तो जो ये सोडियम कार्बोनेट जो वो बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये इस प्रकार बना हुआ सोडियम कार्बोनेट जो है वो जल के अणुओं को पुनः अपने साथ जोड़ता है। एक सोडियम कार्बोनेट का अणु 10 जल के अणुओं को जो अपने साथ जोड़ता है, तो ये पुनः क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया जो होगी, जिससे 10 जल के अणु जुड़ेंगे और ये जो वो इस तरह से धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त होगा। अब इसका उपयोग जो अगर देखा जाए तो इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज निर्माण के अंदर जो होता है, बोरेक्स जो कि सोडियम का एक जो है वो यौगिक है, उसको बनाने में, जैसा नाम है इसका धावन सोडा, धोने का सोडा, तो घरेलू सफाई अभिकारक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसको यूज में लिया जाता है, साफ सफाई में इसको यूज में लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में जो इसको उपयोग में लिया जाएगा। कठोर जल जिसमें पानी में कई सारे लवण जो घुले हुए रहते हैं, जिससे साबुन वगैरह काम नहीं करता, झाग जो नहीं बन पाते, तो उस स्थायी कठोरता को दूर करने में जो वो इस सोडे को जो वो यूज में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको कहा जाता है शॉर्ट के अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर जिसको जो वो कैल्शियम सल्फेट हिंदी में कहे तो अर्ध, हेमी मतलब अर्ध जो वो हाइड्रेट यानी जल का अणु इसके साथ जुड़ा रहेगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु जुड़ा रहता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है CaSO4, एक कैल्शियम सल्फेट का जो अणु है उसके साथ में आधा जल का अणु जुड़ा रहता है, लेकिन जल का अणु आधा जो वो ऐसे जो नहीं हो सकता, तो इसलिए दो जो वो कैल्शियम सल्फेट जो अणु होंगे उनके साथ में एक जल का अणु जो वो इस तरह से जुड़ा रहेगा। दो कैल्शियम सल्फेट के अणु उसके साथ में जो वो एक जल का अणु जो वो जुड़ा हुआ रहता है, तो इस तरह से इसको जो लिखा जाता है। इसको गर्म करने के लिए कैल्शियम सल्फेट उसको
जिसको जिप्सम जो वो कहा जाता है। जिप्सम को जो वो गर्म किया जाता है 393 केल्विन ताप पर, जो वो 393 केल्विन ताप पर जो वो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब जो है वो उसमें से जल के अणु जो है वो निकल जाएंगे और एक जल का अणु 2 कैल्शियम सल्फेट अणुओं के साथ में जुड़ा रह जाएगा और 3 जल के अणु जो वो निकल जाएंगे। टोटल 4 जो थे उन 4 में से 3 जल के अणु जो वो बाहर निकल जाएंगे और 2 कैल्शियम सल्फेट अणुओं के साथ में एक जल का अणु जुड़ा रहेगा और इस तरह से पीओपी जो है वो निर्माण होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इस पीओपी को इससे ज्यादा जो अगर गर्म किया जाए तो ये जो जल के अणु इसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक जल का अणु 2 अणुओं के साथ में जिप्सम के कैल्शियम सल्फेट के, तो ये जल का अणु भी जो इससे बाहर निकल जाएगा और पीछे इसमें जल के अणु कुछ भी जो वो नहीं बचेंगे। तो इससे जो बनेगा उसको जो वो नाम दिया जाएगा मृत तापित प्लास्टर, जो उसको कहा जाता है। फिर पीओपी में जो ये पीओपी है, इस पीओपी के अंदर जो है वो जैसे ही हम जो वो जल मिलाते हैं कुछ ही जो मिनटों के अंदर ये जल जो वो अपने अंदर लेकर के पुनः क्रिस्टलीकरण करके फिर से जिप्सम में बदल जाएगा और जिप्सम का कठोर जो है वो एक हार्ड जो है वो पदार्थ के रूप में, पिंड के रूप में ये बदल जाता है। तो इसका उपयोग जो है वो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों पर जो है प्लास्टर के अंदर जो है वो प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दीवारों को चिकना बनाने में, छत जो है उसको जो है वो चिकना बनाने में, प्लास्टर करने में इसका उपयोग होता है। मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने के अंदर भी जो है पीओपी जो है इसका उपयोग जो वो किया जाता है। दंत चिकित्सा के अंदर जो वो दांतों में भरने में भी जो इसको उपयोग में लिया जाता है और अग्निशह पदार्थ जो अग्नि आग को सहन कर सके उन पदार्थ के निर्माण में भी जो वो इसको काम में लिया जाता है। फिर आगे है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल जो किसे कहा जाता है, जो लवण है, उन कई सारे लवण है, उन लवण के एक सूत्र के साथ में, इकाई सूत्र जो है उसका एक जो अणु है उस एक अणु के साथ में कुछ निश्चित जल के अणु जो वो जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं जल के अणुओं को जो है वो नाम दिया जाता है क्रिस्टलन जल। अब ये क्रिस्टलन जल भले ही जो वो उस लवण के अंदर जुड़े हुए, लेकिन अगर क्रिस्टल को हम जो है वो हाथ में ले तो हमें गीला जो है वो महसूस नहीं होता, नमी जो है वो महसूस जो वो नहीं होगी, भले ही उसके साथ में क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ है। तो कई सारे उदाहरण है क्रिस्टलन जल वाले जो है वो लवण का, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है उसके साथ में एक अणु के साथ में, एक इकाई सूत्र के साथ में 5 जल के अणु जुड़े रहते हैं और इसको जो वो एक एक्टिविटी जो है वो उससे जो वो देखा जा सकता है कि अगर जो हम कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग के जो वो क्रिस्टल होते हैं, तो इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अगर जो वो लेकर के और गर्म किया जाए तो गर्म करने पर हम जो वो पाएंगे कि ये जो वो धीरे धीरे इसका रंग जो है वो गायब हो जाएगा, नीला रंग जो वो गायब हो जाएगा और साथ ही साथ में हमें जो वो परख नली पर जो वो अंदर की तरफ जल की छोटी छोटी बूंदे जो वो नजर आएगी। तो ये जो वो एक्चुअल में जब कॉपर सल्फेट को हम जो वो जिसके साथ जल के अणु जुड़े हुए 5 एक अणु के साथ में जब इसको गर्म कर रहे हैं तो ये जल के अणु जो वो त्याग लेगा और CuSO4 निर्जल जो वो CuSO4 के अंदर जो बदल जाएगा, जिसकी वजह से उसका रंग जो वो नीला रंग जो वो गायब हो जाएगा। अब अगर जो वो ये जो रंगीन जो बना है उसको अंदर फिर से हम जल की कुछ बूंदे जो मिलाए तो जल की बूंदे मिलाते ही फिर से 5 जल के अणु को जो वो कॉपर सल्फेट अपने साथ में जोड़ देगा और इसका नीला रंग जो वो पुनः जो वो आ जाएगा। तो इससे जो पता चल रहा है कि इस कॉपर सल्फेट के अणु के साथ में 5 जल के अणु जुड़े हुए, इसकी वजह से उसका नीला रंग है। फिर इसी तरह से जो वो देख सकते हैं हम जो धातु सोडा जो था हमारा सोडियम कार्बोनेट एक अणु के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2 जल के अणु जुड़े हुए और ये सूत्र जो है ये अपने फिटेगरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और उसके साथ में 24 जल के अणु जो वो जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा क्रिस्टलन जल। इसी के साथ ये सेकंड लेसन जो वो हमारा जो यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद में हम जो वो देखेंगे आगे थर्ड लेसन धातु व अधातु। थैंक यू।